सोवियत संघ क्या था? एक आसान सवाल, लेकिन इसका जवाब दशकों के इतिहास, विचारधारा और ताकत से भरा है। सोवियत संघ का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब रूस और उसके पड़ोसी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे थे। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संघ या यूएसएसआर सिर्फ एक देश नहीं था। यह एक बड़ा राजनीतिक एक्सपेरिमेंट था जो साम्राज्यवादी रूस के पतन के बाद अस्तित्व में आया। यह कई राष्ट्रीय गणराज्यों से बना एक संघीय राज्य था जो सभी एक सिंगल सर्वशक्तिमान इकाई द्वारा शासित थे, कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी संरचना में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकाकेशिया, आज के जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान शामिल थे। आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1922 में जन्मा यह रूसी साम्राज्य की राख से निकला था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बिखर गया था। उस समय रूस में भूखमरी, युद्ध और असमानता चरम पर थी। इस नए राज्य ने वर्ग संघर्ष से मुक्त दुनिया का वादा किया। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के सिद्धांतों पर बना एक मजदूरों का स्वर्ग। मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। यह एक ऐसा वादा था जिसने लाखों लोगों की तकदीर बदली और 20वीं सदी का रास्ता तय किया। सोवियत संघ ने दुनिया भर के मजदूरों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। सोवियत संघ का गठन कोई शांतिपूर्ण बदलाव नहीं था, बल्कि एक हिंसक और रेडिकल उथल-पुथल थी। 1917 की फरवरी क्रांति ने ज़ार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया, लेकिन असली बदलाव अक्टूबर क्रांति में आया। करिश्माई और क्रूर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अनंतिम सरकार को उखाड़ फेंकने वाले एक तख्तापलट में सत्ता हथिया ली। लेनिन के साथ लियोन ट्रॉट्स्की और अन्य क्रांतिकारी नेता भी थे। अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाने वाली इस घटना के बाद एक क्रूर गृहयुद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए और देश बर्बाद हो गया। बोल्शेविकों की रेड आर्मी ने व्हाइट आर्मी के नाम से जाने जाने वाले कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों के गठबंधन से लड़ाई लड़ी। इस गृहयुद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी विदेशी ताकतों ने भी हस्तक्षेप किया। कई सालों के रक्तपात और उथल-पुथल के बाद बोल्शेविक विजयी हुए। उन्होंने पूर्व साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया, लेकिन इस जीत की कीमत लाखों जाने और भारी तबाही थी। 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर के निर्माण पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने आधिकारिक तौर पर रूसी, ट्रांसकाकेशियाई, यूक्रेनी और बायलोरूसियन गणराज्यों को एक सिंगल समाजवादी राज्य में एकजुट किया, जिसकी नई राजधानी मॉस्को थी। यह संविधान 1924 में औपचारिक रूप से लागू हुआ। भौगोलिक रूप से सोवियत संघ एक टाइटन था, जमीन के हिसाब से पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश। इसकी सीमाएं यूरोप और एशिया के बीच फैली थी। यह 11 टाइम जोन में फैला हुआ था, जिसमें पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इसकी सीमाएं नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, चीन, मंगोलिया और कई अन्य देशों से मिलती थी। इसका क्षेत्र पश्चिम में बाल्टिक सागर से पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में काला सागर और मध्य एशिया के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने इस विशाल देश को जोड़ा। यह विशाल भूभाग प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, तेल और गैस से लेकर लकड़ी और कीमती धातुओं तक, जिसने इसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और कृषि सामूहिकीकरण की नीति अपनाई। यूएसएसआर के विशाल आकार ने इसे एक रणनीतिक गहराई और अजेयता की भावना दी, जिसने इसकी विदेश नीति और एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में इसकी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। आगे चलकर यह स्पेस रेस और शीत युद्ध का केंद्र बना। इसके गठन का प्राथमिक कारण वैचारिक था। बोल्शेविकों ने समाजवाद और कम्युनिज्म को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया। लक्ष्य कम्युनिज्म को स्थापित करना और फैलाना था, एक आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम जहां उत्पादन के साधन पूरे समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। सोवियत संघ ने पहली पंचवर्षीय योजना के तहत भारी औद्योगिकरण शुरू किया। बोल्शेविकों का मानना था कि पूंजीवाद एक शोषणकारी सिस्टम था जिसका पतन होना तय था और उसकी जगह समाजवाद और अंततः एक वर्गहीन कम्युनिस्ट समाज ले लेगा। उन्होंने विरोधियों को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसमें चेका जैसी गुप्त पुलिस की स्थापना भी शामिल थी। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाने की मांग की जो दुनिया के मजदूर वर्ग के लिए एक मिसाल बनेगा और दूसरे जगहों पर क्रांतियों को प्रेरित करेगा।
इसी उद्देश्य से 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कोमिंटर्न की स्थापना की गई। यह संघ पूर्व रूसी साम्राज्य में बिखरे हुए विभिन्न जाति और राष्ट्रीय समूहों को शासित करने का एक व्यावहारिक समाधान भी था। उन्हें एक केंद्रीकृत समाजवादी ढांचे के तहत एक साथ बांधना कम से कम सिद्धांत में साम्राज्य के पतन के बाद राज्य के पूरी तरह से विघटन को रोकने के लिए सोवियत संघ ने राष्ट्रीयताओं की नीति अपनाई, जिसमें स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को सीमित स्वायत्तता दी गई, लेकिन असली सत्ता हमेशा केंद्र में रही। अपने चरम पर सोवियत संघ राष्ट्रों का एक मौज़ेक था जिसमें 15 घटक गणराज्य शामिल थे। ये स्वतंत्र देश नहीं थे, बल्कि बड़ी संघीय संरचना के भीतर प्रशासनिक इकाइयां थीं। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी रूसी एसएफएसआर था। अन्य में बाल्टिक्स में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, पूर्वी यूरोप में बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा, काकेशस में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, और मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। जबकि हर गणराज्य की अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान थी, रूसी संघ की आधिकारिक भाषा थी और सभी मॉस्को में केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन थे। लोगों का यह विविध संग्रह कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत पकड़ से जुड़ा हुआ था। यूएसएसआर का राजनीतिक परिदृश्य एक सिंगल नाम से परिभाषित था, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी। यह एक पार्टी राज्य था जहां किसी भी राजनीतिक असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। पार्टी ने सरकार के हर पहलू को कंट्रोल किया, क्रेमलिन के सबसे ऊंचे स्तर से लेकर सबसे छोटी स्थानीय परिषद तक। मुख्य नेताओं ने देश की किस्मत बदली। व्लादिमीर लेनिन आर्किटेक्ट थे, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने क्रूर औद्योगिकरण और राजनीतिक शुद्धिकरण के माध्यम से सोवियत संघ को एक सर्वाधिकारवादी महाशक्ति में बदल दिया। स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव जैसे नेताओं ने डीस्टालिनाइजेशन की कोशिश की और लियोनिद ब्रेजनेव ने ठहराव के एक युग की अध्यक्षता की। आखिरकार मिखाइल गोर्बाचेव के ग्लासनोस्ट, खुलेपन और पेरेस्ट्रॉइका पुनर्गठन के सुधारों ने अनजाने में संघ के पतन का मंच तैयार कर दिया। सोवियत अर्थव्यवस्था एक कमांड अर्थव्यवस्था थी जो पश्चिम के बाजार आधारित सिस्टमों के बिल्कुल विपरीत थी। राज्य, न कि प्राइवेट व्यक्ति, सभी प्रॉपर्टी का मालिक था और उत्पादन के सभी साधनों को कंट्रोल करता था। मॉस्को में केंद्रीय योजनाकारों ने तय किया कि क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना और किस कीमत पर। यह सिस्टम, जो कई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया था, ने एक कृषि समाज को तेजी से एक औद्योगिक और सैन्य दिग्गज में बदल दिया। यूएसएसआर भारी उद्योग, हथियार निर्माण और अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी सफलताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसने प्रसिद्ध रूप से पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया और पहले इंसान यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा। ये सफलताएं हालांकि अक्सर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पर आती थीं, जिससे आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा की चीजों की लगातार कमी होती थी। सोवियत संघ में जीवन और संस्कृति, राज्य प्रायोजित विचारधारा और गहरी जड़ों वाली परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण था। राज्य ने कला, साहित्य और फिल्म में समाजवादी यथार्थवाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसने मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट परियोजना का महिमा मंडन किया। फिर भी इस आधिकारिक आवरण के नीचे 15 गणराज्यों की विविध संस्कृतियां बनी रही। लोग ऐसे समाज में रहते थे जहां रोजगार, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गारंटी थी, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर बोलने, प्रेस या धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। गुप्त पुलिस के जीवन में डर और निगरानी का माहौल बनाए रखा। शक्तिशाली साम्राज्य जो पूर्वी ब्लॉक का नेता और शीत युद्ध के दौरान पश्चिम का प्राथमिक विरोधी था। सोवियत संघ का पतन कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि गहरी समस्याओं के कारण हुई एक प्रक्रिया थी। एक प्रमुख कारण आर्थिक ठहराव था। केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, जो कभी तेजी से औद्योगिकरण में प्रभावी थी, अक्षम और अनम्य साबित हुई। यह अपने नागरिकों की उपभोक्ता मांगों को पूरा करने और नए आविष्कार करने में संघर्ष करती रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे और महंगे हथियारों की होड़ ने खजाने को खाली कर दिया, जबकि अफगानिस्तान में 10 साल का विनाशकारी युद्ध यूएसएसआर का अपना वियतनाम बन गया, जिसने मनोबल और संसाधनों को खत्म कर दिया। 1980 के दशक तक सोवियत ब्लॉक और पश्चिम के बीच जीवन स्तर में अंतर साफ दिख रहा था।
जिससे अपने ही लोगों की नजर में कम्युनिस्ट सिस्टम की वैधता खत्म हो रही थी। एक और महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रवाद का उदय था। सोवियत संघ एक बहुजातीय साम्राज्य था और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक एकीकृत सोवियत व्यक्ति के पक्ष में राष्ट्रीय पहचानों को दबाने की कोशिश की, ये पहचानें कभी गायब नहीं हुई। 1980 के दशक के अंत में मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त या खुलेपन की नीति ने सूचना और भाषण पर राज्य के नियंत्रण को ढीला कर दिया। इस नई स्वतंत्रता ने लंबे समय से दबी हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को पूरी ताकत से फिर से उभरने दिया। गणराज्य, विशेष रूप से बाल्टिक्स, काकेशस और यूक्रेन में अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। 70 साल तक विविध संघ को एक साथ रखने वाली मजबूत पकड़ कमजोर होने लगी। गोर्बाचेव के सुधार, जिनका उद्देश्य सोवियत सिस्टम को फिर से जीवित करना था, अंततः इसके पतन को तेज कर दिया। पेरेस्ट्रॉइका, अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, तेजी से परिणाम देने में विफल रहा और इसके बजाय अधिक आर्थिक व्यवधान पैदा किया। ग्लासनोस्त ने सरकार की सार्वजनिक आलोचना की अनुमति दी और अतीत के अपराधों को उजागर किया, जिससे अचूक कम्युनिस्ट पार्टी का मिथक टूट गया। 1989 में डोमिनो प्रभाव ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन को एक एक करके गिरते देखा, जो बर्लिन की दीवार के प्रतीकात्मक पतन के साथ समाप्त हुआ। यूएसएसआर चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं किया, यह संकेत देते हुए कि अब उसके पास बल द्वारा अपने साम्राज्य को बनाए रखने की इच्छा या क्षमता नहीं थी। इसने सोवियत गणराज्यों के भीतर ही स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा दिया। अंतिम कार्य 1991 में हुआ। गोर्बाचेव के खिलाफ कट्टर कम्युनिस्टों द्वारा अगस्त में एक असफल तख्ता पलट ने उनके अधिकार को घातक रूप से कमजोर कर दिया और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की शक्ति को बढ़ा दिया। इसके बाद एक के बाद एक गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और क्रेमलिन से लाल सोवियत झंडा आखिरी बार उतारा गया। सोवियत संघ आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में नहीं रहा। इसके स्थान पर 15 नए स्वतंत्र देश उभरे: रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। दुनिया का नक्शा रातों रात बदल गया। सोवियत संघ का इतिहास भारत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। शीत युद्ध के दौरान जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, इसने यूएसएसआर के साथ एक मजबूत रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध विकसित किया। यह संबंध साझा कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित नहीं था, बल्कि भू राजनीतिक व्यावहारिकता पर आधारित था। सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन के रूप में काम किया। इसने भारत को उन्नत सैन्य हार्डवेयर प्रदान किया, अक्सर अनुकूल शर्तों पर, जो भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। 1971 की भारत सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत को सुरक्षा गारंटी प्रदान की। यह साझेदारी सैन्य सहयोग से आगे भी बढ़ी। सोवियत संघ ने स्वतंत्रता के बाद भारत को अपने सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाएं सोवियत वित्तीय और तकनीकी सहायता से स्थापित की गईं। यह समर्थन शुरुआती दशकों में महत्वपूर्ण था, जब भारत सीमित पूंजी और प्रौद्योगिकी वाला एक विकासशील राष्ट्र था। भारत में कई लोगों के लिए यूएसएसआर को एक सर्वाधिकारवादी राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देखा गया, जिसने जरूरत के समय देश का साथ दिया। एक धारणा जो आज भी रूस भारतीय संबंधों को प्रभावित करती है। निष्कर्ष में, सोवियत संघ 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में से एक था। यह एक भव्य, काल्पनिक परियोजना थी, जिसका उद्देश्य एक नए तरह का समाज बनाना था। लेकिन यह एक सर्वाधिकारवादी और दमनकारी शासन में बदल गया। यह क्रांति से उठकर एक वैश्विक महाशक्ति बन गया, जिसने विश्व प्रभुत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दी और मानवता को परमाणु युद्ध और अंतरिक्ष दौड़ में धकेल दिया। विज्ञान और उद्योग में इसकी उपलब्धियां निर्विवाद थी, लेकिन वे राजनीतिक दमन और आर्थिक अक्षमता की नींव पर बनी थी, जो अंततः अस्थिर साबित हुई। यूएसएसआर की कहानी विचारधारा, शक्ति,
विजय और त्रासदी की एक जटिल गाथा है। सोवियत संघ की विरासत एक शक्तिशाली ऐतिहासिक सबक के रूप में कार्य करती है। यह सर्वाधिकारवाद के खतरों और सामूहिक विचारधारा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग करने की भारी मानवीय लागत को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक आर्थिक प्रणाली जो इनोवेशन को दबाती है और मानवीय जरूरतों को अनदेखा करती है, वह विफल होने के लिए नियत है। इतनी शक्तिशाली शक्ति का अचानक पतन हमें याद दिलाता है कि कोई भी राजनीतिक सिस्टम स्थायी नहीं होता है और स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान की इच्छा परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। सोवियत संघ की गूंज आज भी गूंज रही है। पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया की राजनीति और रूस तथा दुनिया के बीच, जिसमें भारत के साथ उसकी पुरानी दोस्ती भी शामिल है, के चल रहे संबंधों को आकार दे रही है।